2024 यानी एक ऐसा साल जो राजनीति का रोलर कोस्टर रहा। रोलर कोस्टर समझते हैं ना आप? वो झूला जो जितनी तेजी से नीचे की तरफ जाता है उतनी ही तेजी से ऊपर की तरफ भी उठता है। और राजनीति के इस रोलर कोस्टर साल के चैंपियन रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार तीसरी बार भारत जितने बड़े और अनेकता वाले देश का प्रधानमंत्री बनना कोई आसान बात नहीं है। और सीटों की संख्या को लेकर जब विरोधियों ने सोचा कि सरकार बचाए रखने के लिए वो बैकफुट पर ही खेलेंगे, उन्होंने विधानसभा चुनावों में जीत के साथ सबको गलत साबित कर दिया। तो साल भर अलग अलग नेताओं के परफॉर्मेंस के आकलन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैन ऑफ द ईयर लगातार 10वें साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी बावन साल से जो कोई ना कर सका वो कर दिखाया। ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। आजादी के 77 साल में जो अब तक केवल 3 प्रधानमंत्री ही कर पाए थे, वो करिश्मा दिखाया। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to this army without fear or favor. मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। लोकतांत्रिक देशों में, पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। जो 23 साल से लगातार निर्वाचित सरकार के मुखिया रहे, वो 2024 के भी चैंपियन बनकर उभरे हैं। नरेंद्र मोदी, मैन ऑफ द ईयर। अगले 2 दशक मिस्टर मोदी के थे वहां पर, और 1 दशक से ज्यादा हो गया वो यहाँ पर आप देख रही हैं। तो समाज की समझ, समाज के अंतर विभेदों की समझ, सबको साथ लेकर चलने की शक्ति और प्रशासन पर जबरदस्त पकड़, ये मोदी को मोदी बनाती है। जिस तरह से किसी मिशन मोड में काम करते हैं वो उनको जीत की तरफ ले जाता है। ये वनडे कोई प्रोग्राम नहीं है और मोदी मोदी के नारे लगा देने से कोई नहीं जीतता। जीतने के लिए एक कमिटमेंट हो, एक मिशन मोड हो और कंटिन्यूटी हो, जिसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी, ये कमिटमेंट। ये दोनों चीजें जब होती है तब आप वहां पर पहुंचते हैं। ये साल राजनीतिक तौर पर बेहद मुश्किल साल रहा है, जो श्री राम मंदिर के उद्घाटन से शुरू हुआ। 2024 के चुनावों में बीजेपी के 400 पार के अतिआत्म विश्वास से गुजरा। 3 लोकसभा चुनावों में पहली बार बहुमत से पीछे बीजेपी को रुकते हुए देखा, पर सहयोगियों के साथ तीसरी बार लगातार एनडीए सरकार ने। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के
विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। जम्मू कश्मीर में सफल चुनावों के साथ लोकतंत्र की जीत देखी। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू का शानदार कमबैक देखा। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय देखी। तो झारखंड में बीजेपी की अप्रत्याशित हार। पर महाराष्ट्र में दमदार जीत के साथ बीजेपी के लिए 2024 में अंत भला तो सब भला का भाव देखा। देश के चुनावों में दबदबे के साथ पीएम मोदी का इंटरनेशनल जलवा भी रहा। हिंदुस्तान से यहाँ आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। लोकसभा चुनावों का साल होने के साथ साथ 2024 भारत के क्रिकेट में विश्व विजय का साल भी था। Cricket World Cup Champions 2024। ओलंपिक की तमाम मायूसी के बावजूद पहली बार एक भारतीय खिलाड़ी के लिए 2 मेडल का साल था। नमस्ते सर। नमस्ते, अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर वापसी का साल था और भारत की राजनीति का एक बेहद निर्णायक साल रहा। भारत जैसे विशाल देश में लगातार तीसरी बार सरकार बना पाना, अलग अलग राज्यों, अलग अलग समुदायों, अलग अलग भाषा बोलने वालों में एक नेता का 10 साल के शासन के बाद फिर सत्ता में लौट कर आना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव हुआ। 2024 गवाह बना नए इतिहास का जब मोदी 3.0 का आरंभ हुआ। लेकिन साल की शुरुआत में जो जीत स्वाभाविक लग रही थी, वो चुनाव आगे बढ़ते बढ़ते बहुत संघर्षपूर्ण हो गई। साल 2024 में मोदी की उपलब्धि कई कारणों से बढ़ी। अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार चौबीस में 400। पूरा देश कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अपनी बार एनडीए सरकार अब 400 पार ये नारा नहीं है, संकल्प बन गया है। ये इस साल सबसे पॉपुलर नारा था। अगर नतीजे में तब्दील हो जाता तो इतिहास का सबसे सुपरहिट नारा हो जाता। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया, इसी के इर्द गिर्द चुनावी विश्लेषण शुरू हो गया था। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है, क्योंकि इसमें एक डर फेलियर का भी रहता है जो शायद आप महसूस नहीं करते हैं कभी। पर 400 पार का नारा के साथ आपने शुरू किया, एक बहुत बड़े मतलब उस समय सब लोग आप पर हावी हो गए थे कि 400 कैसे हो जाएगा, और आज भी वही मुद्दा है, वही चर्चा है। अपना टारगेट रिवाइज आप करें। परिवार वाले लोग हैं, आपके संतान है। अगर आपका बच्चा 90 मार्क लाता है
तो आप उसको जरूर कहते होंगे अगली बार 95 लाना है, जरूर कहते होंगे। 99 लाए होंगे, बोले 99 है, 100 लाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखो ना, जरूर कहते होंगे। हमारे पास ऑलरेडी 19 से 24 400 थे एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस के रूप में। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है, जहां तक जिम्मेवारी, ये लीडरशिप का कर्तव्य है जी। आज देश का दुर्भाग्य है कि दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है, नेता भाग जाते हैं, चमड़ी बचाते हैं। ये तो देश के लिए सबसे निराशा और दुख की बात है। कम से कम एक इंसान है जो जिम्मेवारी लेने को तैयार है, जो भागता नहीं है, जो कहता है जी मैं ये कहता हूं, मेरी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश भरने का था, लेकिन विपक्ष के लिए ये चेतावनी बन गया और संविधान से लेकर आरक्षण तक पर विपक्ष ने ऐसी मुहिम छेड़ी कि बीजेपी 3 चुनावों में पहली बार बहुमत हासिल नहीं कर पाई। फिर भी जनता ने 240 सीटों के साथ सबसे अधिक भरोसा बीजेपी पर ही दिखाया। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 99 सीटें ही मिली। 10 साल के शासन के बाद सत्ता विरोधी लहर का डर और एकजुट विपक्ष के साथ ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये मुमकिन हुआ तो केवल मोदी नाम के कारण। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। 2024 गवाह रहेगा उस मौके का जब 1962 के बाद देश ने अपने प्रधानमंत्री पर तीसरी बार भरोसा किया। I, जवाहरलाल नेहरू, do solemnly affirm। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 टर्म हासिल किए थे। उस दौर की स्थिरता और आज की प्रतिद्वंद्विता देखें तो इस कारनामे की जटिलता साफ समझ आएगी। नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अब तक 23 साल हो गए हैं और वो लगातार एक निर्वाचित सरकार के प्रमुख के तौर पर आसीन रहे हैं। पहले गुजरात के सबसे लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री के तौर पर और अब देश के लगातार तीसरी बार चुने गए दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर। 2024 में मोदी 3.0 के साथ कीर्तिमान की झड़ी लग गई थी और इसीलिए नरेंद्र मोदी हैं 2024 के मैन ऑफ द ईयर। लोकसभा के साथ हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने उड़ीसा में उलटफेर किया। 24 साल से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की बीजेडी को सत्ता से बेदखल करते हुए बीजेपी ने 147 में से 78 सीटें जीत ली। अरुणाचल प्रदेश चुनावों में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। प्रदेश की 60 सीटों में बीजेपी ने 46 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं आंध्र प्रदेश में एनडीए पार्टनर टीडीपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर आंध्र के सीएम बन गए। नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु आप सोचेंगे कि 400 का लक्ष्य रखकर 240 सीटें ही हासिल कर पाना भला कौन सी उपलब्धि है, क्योंकि अकेले दम पर बहुमत हासिल करने वाली पार्टी तो अब सहयोगियों की मोहताज हो गई।
अब याद कीजिए कैसे हर तरफ यही चर्चा रही कि नीतीश और नायडू की बैसाखियों के बिना बीजेपी की सरकार चल ही नहीं सकती। यह दावा किया गया कि अब सरकार कोई भी कड़ा फैसला नहीं ले पाएगी। यह भी कहा गया कि बीजेपी को अब अपने सहयोगियों को उनके मन के मंत्रालय भी देने होंगे। पर हुआ क्या? मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. हुआ ये कि नरेंद्र मोदी ने अधिकांश मंत्रियों को उनके पुराने मंत्रालय ही दिए ताकि विभागों के काम में कंटिन्यूटी रहे और सभी प्रमुख मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहे। साथियों को सम्मान मिला, पर कुछ ऐसा नहीं मिला जो ये दिखाता कि मोदी दबाव में है। यहां तक कि विरोधी दलों ने नीतीश और नायडू पर कभी ताने कसे, कभी प्रलोभन दिया, पर सरकार सामान्य चलती रही। शायद ये भी मोदी की नेतृत्व क्षमता का ही नतीजा था। राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चलने के बावजूद बीजेपी के घटते वर्चस्व की चर्चा आम रही। फैसलों की धार गुम होने का दावा किया गया। विपक्ष 240 के आंकड़े को बार बार उठाता रहा। 400 पार का नारा बार बार याद दिलाता रहा। लोगों ने बड़ा विश्वास जताया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, कहा कि सबकी जिंदगियां बदल देंगे। पर हुआ क्या? कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। श्री राहुल गांधी सर पर थे हरियाणा चुनाव। कांग्रेस अति उत्साहित थी। पूरे जोश से पार्टी चुनाव प्रचार में लगी रही। बड़े नेता मुख्यमंत्री पद हासिल करने की हसरत पालने लगे। पर जब नतीजा आया तो हरियाणा सबको हैरान कर गया। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीत हासिल कर ली। मुख्यमंत्री फिर से नायब सिंह सैनी बने। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। और जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर बंधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की भरपूर तारीफ करता हूं, भरपूर प्रशंसा करता हूं। इन चुनावों के समानांतर जम्मू कश्मीर के चुनाव भी हुए। इन चुनावों का होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही। जम्मू कश्मीर की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ संख्या में वोट डाला। यहां जीत ओमर अब्दुल्ला की हुई और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही। विधानसभा के नतीजों ने अब तक विपक्ष के नैरेटिव पर पानी तो फेरा था। पर साल के अंतिम चुनावों के नतीजों ने उस नैरेटिव पर हथौड़ा चला दिया। नरेंद्र मोदी ने जमकर महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार किया। झारखंड में तो हेमंत सोरेन की वापसी हुई, पर महाराष्ट्र की एकतरफा जीत ने 2024 के जाते जाते ये साबित कर दिया क्यों ये साल नरेंद्र मोदी के नाम रहा। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार
तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साल के मध्य तक जहां आकलन ये होने लगा था कि मोदी नाम का जादू फीका पड़ रहा है, साल के जाते जाते नजरिया ही बदल गया। एक मशहूर गाने की पंक्तियां हैं, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। ये पंक्ति 2024 की दृष्टि से नरेंद्र मोदी पर फिट बैठती है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो है इस साल के मैन ऑफ द ईयर। हालांकि 2024 की शुरुआत में अब हम आपको लिए चलते हैं जब जनवरी के महीने में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना था। वो राम मंदिर जिसकी प्रतीक्षा भक्तों ने सदियों से की थी और बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के वादों में वो दशकों से शामिल था। 22 जनवरी 2024 सदियों की प्रतीक्षा पूरी हो रही थी, दशकों का प्रण पूरा हो रहा था, देश अपने राम के आने पर झूम रहा था। सोचे थे ऐसा दिन आएगा? कभी नहीं सोचे थे मैडम, कभी नहीं सोचे ऐसा दिन आएगा। अयोध्या नगर में हम पहुंच के बहुत खुशी महसूस हो रहा है। यह 500 साल का जो इंतजार था आज खत्म होने वाला है। जो यहाँ नहीं आए हैं राम के धरती पर, उनको तो यही हम बोलेंगे कि राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालत का निर्णय आने के साथ ही 5 अगस्त 2019 को शिलान्यास किया था, यानी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के चंद महीने बाद। और ये तय था कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले आम लोग अपने राम के दर्शन उनकी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में कर पाएंगे। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। जब ये पावन घड़ी आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जजमान बनकर अयोध्या में मौजूद थे। जब प्रभु राम के श्री चरणों में दंडवत हुए तो भक्त मोदी में हर एक राम भक्त स्वयं को देख पा रहा था। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। विपक्ष का कोई नेता तब इस समारोह का हिस्सा नहीं बना था। अधूरे मंदिर के उद्घाटन को लेकर नरेंद्र मोदी को खूब घेरा गया था। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये बीजेपी का वो वादा पूरा होने का दिन था जिसे लेकर विपक्ष उसे घेरा करता था कि पार्टी केवल वोट पाने के लिए मंदिर का भावुक मुद्दा उठाती है और तारीख नहीं बताती है। सिर्फ देश के ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदू इंतजार कर रहे हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है और चुनाव के बाद, मतलब चुनाव के प्रचार के दरमियान सब लोग राम राम करते रहे और चुनाव के बाद आराम करते रहे। तो अब ये कब तक हम इंतजार करेंगे? कितने मतलब दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गए, पीढ़ियां जा रही है, लेकिन हमारे राम मंदिर, रामलला का मंदिर नहीं बन रहा। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो।
1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। ये अपने समर्थकों को किया गया नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा वादा था, सबसे कठिन प्रण था। और जब ये पूरा हुआ तो ऐसा उत्सव मना कि मानो त्रेता युग में वनवास से श्री राम के घर लौटने का दिन हो। इसी उल्लास के बीच शायद एक अति आत्मविश्वास पार्टी में आ गया कि उसे हरा पाना संभव नहीं। पर 2024 के लोकसभा चुनावों की सबसे बड़ी मायूसी इसी सीट से निकली जब अयोध्या नगरी वाली फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी ने हासिल कर ली। पर 2024 का साल मोदी के नाम इसीलिए भी रहा कि वो इन नतीजों की मायूसी से आगे बढ़ने का संदेश अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को देते रहे। ताज्जुब नहीं कि साल के जाते जाते परिणाम पलटने लगे। अलग अलग धड़ों में बटी दुनिया में अगर कोई एक देश है जो सभी धड़ों को स्वीकार्य रहा, सबका दोस्त रहा, तो वो देश है भारत। साल 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मित्र की भूमिका में रहे। उन्होंने रूस का भी दौरा किया और यूक्रेन का भी दौरा किया। दोनों देशों ने भारत की सकारात्मक भूमिका की तारीफ की। यही नहीं, इजरायल हमास जंग हो, अमेरिकी चुनाव हो, शेख हसीना का भारत में शरण लेना हो, प्रधानमंत्री मोदी के सधे संभले कदम कद्दावर कूटनीति के परिचायक रहे। दो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार दोनों देशों के दौरे पर गए। विश्व में बहुत कम नेता हैं जो इस परिस्थिति में भी अपनी तटस्थता बनाकर रख पाए हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में रूस और यूक्रेन दोनों एक मुनासिब मध्यस्थ देख रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब इस साल 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे। 2022 में शुरू हुई लड़ाई के बाद ये उनकी पहली रूस यात्रा थी। तब इस तस्वीर की गर्मजोशी की पश्चिमी देशों समेत यूक्रेन में खूब आलोचना हुई थी, पर व्लादिमीर पुतिन के लिए ये जादू की झप्पी से कम नहीं था। पीएम मोदी ने उनसे स्पष्ट कहा कि युद्ध से समाधान नहीं निकलता, उन्हें बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और पुतिन ने मोदी की इन कोशिशों की सराहना की। युद्ध का समाधान निकालने के लिए जिस तरह से आप कोशिश करते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। छह हफ्तों बाद पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी उतनी ही गर्मजोशी से मिले। युद्ध में मारे गए बच्चों के मेमोरियल में चलते हुए उन्होंने जेलेंस्की के कंधों पर हाथ रखा, मानो ये बताना चाह रहे हो कि भारत इस कठिन दौर में यूक्रेन के साथ है। इस शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूं और नेशनल डे है, मैं चाहूंगा कि हम सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखें। आसान नहीं होता युद्ध में आमने सामने दो देशों से समान रिश्ते रख पाना। आसान नहीं होता कि ऐसे दो देश आपको एक समान इज्जत दें और बातों को एक समान महत्व दें, पर नरेंद्र मोदी ने 2024 में ये मुमकिन कर दिखाया। इसी तरीके से इजरायल के साथ दोस्ती बरकरार रखते हुए, आतंक के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ खड़े रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल शांति बहाली की जरूरतों पर बार बार जोर दिया है। पीड़ितों को मानवीय मदद की बात भारत की ओर से रखी गई है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष
हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश देकर इस साल शांतिदूत भारत और शांति का संदेश लिए भारत के प्रधानमंत्री खूब चर्चा में रहे। वैसे दिलचस्प अमेरिका का घटनाक्रम भी रहा। जिस समय यूएस में चुनाव प्रचार चरम पर था, उसी समय प्रधानमंत्री यूएनजीए के दौरान अमेरिका के न्यूयॉर्क गए और डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मिलने की इच्छा जता दी। उस समय कमला हैरिस भी न्यूयॉर्क में थी और सब बड़ी दिलचस्पी से ये देखना चाहते थे कि मोदी किससे मिलेंगे, पर मोदी ने किसी से मुलाकात नहीं की और जब नतीजों में ट्रंप जीते तब उन्हें अपना सच्चा दोस्त कहकर बधाई दी। हालांकि पड़ोस में बांग्लादेश में हुए सत्ता संघर्ष का उपद्रवी रूप भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। शेख हसीना तख्ता पलट के बाद से भारत में है और बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत ने प्रत्यर्पण की मांग कर रखी। ये 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक क्षमता का बड़ा इम्तिहान होगा। – 2024 की विजय के बाद एक बेहद आक्रामक विपक्ष का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे, लेकिन जहां तक विश्व पटल का सवाल है, उनके अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने का सिलसिला जारी रहा। वो कुवैत भी पहुंचे और वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे उन्हें नवाजा गया। ये 43 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा था। 2 दिन के इस दौरे पर दोनों देशों के संबंध कुछ और प्रगाढ़ हुए। तो पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया। आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है और इसलिए मैं आज यहां सिर्फ आपसे मिलने ही नहीं आया हूं, आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूं। मोदी की कूटनीति का अंदाज 2024 में भी कुछ ऐसा ही रहा। विदेशी नेताओं के साथ सहजता, सरलता और विदेश में रहने वाली भारतीय जनता से जमकर संवाद। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, हर लीडर के मुंह से भारतीय डायस्पोरा की तारीफ ही सुनता हूं। – 2024 में ही भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर से भी शुभ संकेत आए, जब वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत को चुना और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के साथ सहमति बनी। राजनीति में नतीजों का वर्चस्व और कूटनीति में रॉक स्टार नरेंद्र मोदी कई मायनों में रहे मैन ऑफ द ईयर 2024। की कथनी और करनी में तालमेल दिखाने का साल भी था 2024। संघर्ष में जुटे देशों को एक नसीहत
कि समाधान कैसे निकलता है। गलवान में 2020 में भारत चीन के बीच जो हुआ और उसके बाद की तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भारत ने बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा। आखिरकार इस साल गतिरोध वाली जगहों पर चीन से सहमति बनी। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व की बड़ी कामयाबी थी। ब्रिक्स के दौरान की ये छोटी सी मुलाकात एक बड़े मसले के सुलझने की तस्वीर है। ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये मुलाकात गलवान झड़प के बाद होने वाली पहली औपचारिक मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेताओं की केवल 2 शिष्टाचार मुलाकातें हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री का विजन था कि मामला बातचीत से सुलझना चाहिए। लिहाजा सेना की ताकतवर तैनाती बनी रही और कूटनीति के दांव पेच भी चलते रहे। अपने आप नहीं हुआ। It took a lot of negotiation, but it took a lot of negotiation because there was a very, strong military commitment. For our military in this number to stay in that temperature आप देखिए, height देखिए, तो वहाँ deploy होना, that was a very big step. ये बताया गया कि गतिरोध के सभी पॉइंट्स पर सहमति बन चुकी। सेनाओं के पीछे हटने का सिलसिला शुरू हो गया। लद्दाख की भीषण ठंड में 4 साल से सेना की तैनाती आसान नहीं रही। गतिरोध टूटना बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक था। हालांकि भारत अब इतना परिपक्व भी हो चुका है कि चीन जैसे पड़ोसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। 4.5 साल के सैन्य गतिरोध के बाद 2024 ने भारत चीन रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलते देखा। तो इसके पीछे निरंतर कोशिशें थीं, अनेकों दौर की बातचीत थी और भारत की मजबूती को देखते हुए चीन की मजबूरी भी थी। दरअसल चीन को काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका का सबसे बड़ा और विश्वस्त साझेदार है। चीन इस बात को समझता भी है और भारत के बढ़ते दबदबे से घबराता भी है।